जब भी मैं उधर जाने की कोशिश करता तो सभी मना कर देते, उधर मत जाओ। मेरे कई बार पूछने के बाद भी कोई नहीं बताता और टाल जाता, और हर एक बार मेरे अंदर ये जानने की इच्छा और प्रबल हो जाती। आज मेरा यहाँ आए हुए करीब 5 दिन हो गया था। आज करीब 10 सालों के बाद मैं अपने नाना जी के यहाँ आया था। इससे पहले जब मैं करीब 6 साल का था तभी मैं यहाँ आया था। आज भी मुझे याद, जब नाना और नानी ये कहती थी उस कमरे के पास नहीं जाना जहाँ नाना और नानी रहते थे। उस 2 मंजिला मकान में 10 कमरे से ऊपर ही थे। उनके अलावा हटकर पीछे एक और अलग कमरा बना हुआ था जो कि कई वर्षों से बंद ही पड़ा हुआ है। 5 रात से मैं जल्दी सो जाता था और रात को 12 से 4 बजे के बीच उस बंद कमरे को गौर से देखता था। उस कमरे के अंदर की लाइट कभी कभी जल उठती थी तो कभी बंद हो जाती थी। सामने ही एक बहुत बड़ा ताला दरवाजे पे लटका हुआ था। उनकी चाबी नाना जी छुपा कर के रखते थे। इन 5 दिनों में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। एक 3 सेल वाली बड़ी टॉर्च और उस कमरे के ताले की चाबी को लेकर आज रात 12 बजे धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पीछे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ी से उतरकर पीछे की ओर गया। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि अचानक से पीछे वाली लाइट बंद हो गई। एकदम गुप्त अंधेरा। अब तो जैसे लग रहा था कि मेरे सर के पीछे का हिस्सा भारी होते जा रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी। अचानक से उस कमरे की लाइट कुछ देर जलकर बंद हो गई। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने डरते डरते टॉर्च जलाकर उस ताले की चाबी को ताले में डालकर पूरी घुमा दिया। फिर भी वो ताला नहीं खुला। मैंने एक बार फिर से चाबी को घुमाया। इस बार वो ताला खुल चुका था। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला, ऐसा लगा जैसे मुझे कोई अंदर काफ़ी जोर से खींच रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने आप को वहाँ नहीं रोक पा रहा था। जैसे ही मेरा पूरा शरीर उस कमरे के अंदर गया, वो दरवाज़ा अपने आप अंदर से बंद हो गया। अंदर किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। आज मैं आज़ाद हो गई। डर के मारे मेरा हालत ख़राब हो गया। मैंने हिम्मत जोड़कर उनसे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर कुछ प्रवेश किया हो। मैं जल्दी से वो दरवाज़ा बंद करके वो टॉर्च लेकर पुनः अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह सभी मुझको घेरे हुए थे। जैसे ही मैं उठा, कुछ जुर्रत थी तुम्हें वो दरवाज़ा खोलने की? क्या जुर्रत थी तुम्हें वो दरवाज़ा खोलने की? नानी जी ने काफ़ी गुस्से में मुझसे पूछा। मेरी आंखें चढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई सवार हो चुका हो। मैं बोल पड़ा, माई जलाकर नहीं मारना था उस दिन मुझे। मेरी आवाज़ पूरी तरह से बदली हुई थी। वो आवाज़ किसी लड़की की थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे अब कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। मैं पूरी तरह से अपने आप को कोशिश कर रहा था कि मेरे ऊपर कोई हावी ना हो सके, लेकिन अब ये मेरे बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। मैं अपने बिस्तर पे बैठ गया। मेरी दोनों आंखें तनती जा रही थी। अब धीरे धीरे अपना गर्दन ऊपर से नीचे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अपने बिस्तर की बिछी हुई चादर को पकड़कर फाड़ने लगा। तुम लोगों ने धोखा दिया है
किशोर को भी तुम लोगों ने मारा है, कोई भी नहीं बचेगा। मेरी ऐसी हालात देखकर मेरे नाना जी ने तुरंत ही अपने बेटे संतोष को जोर से आवाज़ देकर बुलाने लगे, संतोष संतोष जल्दी आओ। जैसे ही मेरे कान में संतोष का नाम सुनाई पड़ा, मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि शायद जो मुझ पर हावी हो रही थी वो अब अपनी पकड़ मुझ पे ढीली कर दी हो। थोड़ी ही देर में संतोष मेरे सामने था। उसे देखते ही मैं बेहोश होकर निढाल अपने बिस्तर पे लेट गया। मेरे बेहोश होते ही नाना और नानी एक साथ बोल पड़े, ये रमा की आवाज़ थी। मैं चुपचाप निढाल बेहोशी में उन सभी की बातें सुनने लगा। क्या रमा फिर से लौट आई है? संतोष ने कहा। मुझे तो ऐसा ही आभास हो रहा है कि रमा फिर से लौट आई है, संतोष के पिताजी ने कहा। जैसा कि एक बार नाना जी ने बताया था कि करीब 11 साल पहले रमा की मौत हुई थी। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि रमा ने आत्महत्या की थी। उसने खुद अपने आप को मार डाला था। लेकिन आज फिर से रमा का वजूद मेरे अंदर देखकर अब उन तीनों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अब तक मैंने रमा को दीवार पे टंगी फ़ोटो जिनके ऊपर माला झूलती हुई ही देखा था। मैंने भी बार बार रमा मौसी के बारे में अपनी मम्मी से जानना चाहा, लेकिन वो भी मुझे सही जानकारी नहीं बताई। संतोष, जो मेरे मामा जी थे, उसने अपने पिताजी को कहा, हमें जल्द से जल्द किसी तांत्रिक को बुलाना होगा जिसे ठीक 11 साल पहले बुलाया था। संतोष के पिताजी ने कहा, वो अब भी किशोर की ही बातें कर रही है। ये बोलकर वो रोने लगे। बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने उस रात। ये सुनते ही उनका बेटा संतोष बोल उठा, बेकार की बातें बंद कीजिए, आगे सोचिए अब क्या करना है। बेटे की बात सुनते ही उनकी माँ भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए बोल पड़ी, एकदम सही किया, सारी बिरादियों में कहीं के नहीं रह जाते। अगर उस रात उस उल्टा रमा के साथ साथ किशोर को ना मारा होता तो कहीं के नहीं रहते हम। ये रोना धोना अफसोस करना बंद करो जी, आगे की सोचो क्या करना है। पत्नी की बात सुनते ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और तुरंत ही अपने गोदरेज में से एक डायरी निकालकर उस तांत्रिक बाबा को मोबाइल नंबर में फ़ोन लगाकर संतोष ने फ़ोन किया। आखिर कौन सा राज अब तक दबा हुआ था उस बंद दरवाजे के पीछे? किशोर और रमा का क्या चक्कर था? 11 साल पहले रमा और किशोर के साथ क्या हुआ था? उस तांत्रिक का उस दोनों से क्या चक्कर था? ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं अब तक अपने बिस्तर पे अपनी आंखें बंद किए हुए यूं ही पड़ा हुआ था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। इन लोगों की बातों से तो यही पता चल रहा था कि 11 साल पहले रमा के साथ जो काफ़ी दर्दनाक घटना घटी थी वो सुनियोजित तरीके से की गई मर्डर थी। लेकिन अब तक ये बात की सच्चाई उस बंद दरवाजे के अंदर ही दफन कर दिया गया था और उसके बदले एक हादसा जिसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, उस रात एक किशोर नाम के लड़के की भी हत्या हुई थी। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल पैदा हो चुके थे। उनका सही तरह से पता लगाना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं अब थोड़ी अपनी आवाज़ गहराते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगा। मेरी आंखों के सामने नाना, नानी और मामा संतोष खड़े थे। मुझे होश में आता देख उन तीनों ने अपनी बातें करनी बंद कर दी। कैसी तबीयत है बाबू? नानी ने बड़े प्यार से कहा। मैं भी अनजान बनते हुए कहा, क्या हो गया मुझे?
अपनी आंखों को बंद करके एक बार फिर से खोलते हुए कहा। मेरी नज़र उन लोगों की ही एक्टिविटी पे थी। उधर नाना जी अपनी गोदरेज खोलकर एक डायरी निकालकर अपने बेटे संतोष को दे रहे थे। डायरी लेने के बाद संतोष तुरंत ही उस कमरे से निकल गया। नानी जी गोदरेज बंद करके मेरे पास आकर बिस्तर पे बैठ गए। उन्होंने मुझसे कहा, क्यों तुमने वो दरवाज़ा खोला? नानी जी की ये बात सुनकर वो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। मैंने तुरंत ही कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मेरे साथ बीती रात क्या हुआ। मेरी ये बात सुनकर शायद उन दोनों को ये विश्वास हो गया था कि बीती रात शायद मैंने वो बंद दरवाज़ा नहीं खोला था, और मैं भी तो यही चाह रहा था कि इस सबों को शक ना हो कि बीती रात मैंने वो दरवाज़ा क्यों खोला था। लेकिन इन सभी लोगों को रमा का वजूद कहीं ना कहीं मुझ में दिखाई दिया था। ये बात मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अब मेरे सामने रमा और किशोर की कहानी खुल चुकी थी। मेरे लिए अब उन दोनों के पीछे की छिपी सच्चाई को उजागर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। थोड़ी ही देर नाना मुझे छोड़कर दूसरे कमरे में कुछ काम करने चले गए। कुछ देर बाद संतोष मामा उस कमरे में फिर से लौट कर आया। उसने इशारे करके नानी जी को दूसरे कमरे में आने को कहा। मुझे छोड़कर नानी दूसरे रूम में चली गई और नाना जी भी दूसरी काम में व्यस्त हो गए। नानी के जाते ही मैं दबी पा धीरे धीरे उन दोनों की बातें दीवार में कान लगाकर सुनने लगा। तांत्रिक बाबा 5 दिनों के बाद ही आएंगे, शहर से बाहर है, संतोष मामा ने ये बात कही। अब तक क्या करे, ये छोरी तो किशोर का रट भी लगा रही है। मुझे तो डर लग रहा है, जितनी जल्दी सलट जावे वही सही रहेगा, नहीं तो लेनी की देनी पड़ ना जाएगा। संतोष की माँ की आवाज़ थी। मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे कमरे में कोई आ रहा हो। मैंने जल्दी से दबे पाँव अपने बिस्तर से जाकर पहले जैसा ही बैठ गया। मेरे पास 5 दिन बचे हुए थे। उस तांत्रिक के आने से पहले मुझे इस बात का पता लगाना था कि 11 साल पहले उस रात रमा और किशोर के साथ क्या हुआ था। मैं चुपचाप उसी तरह से अपने बिस्तर पे बैठ गया। मुझे ये पता चल चुका था कि अब जो भी कुछ होगा 5 दिन के बाद होगा, क्योंकि जब तक वो तांत्रिक बाबा नहीं आ जाते तब तक मुझे रमा और किशोर के बारे में जो बातें अब तक मुझे नहीं पता थी उनको पता लगाना था। थोड़ी ही देर में नानी मेरे कमरे में आई। उसे अपने कमरे में आते देख मैंने कहा, नानी आज शाम को अपने घर निकल रहा हूँ। इतना सुनते ही नानी मेरी तरफ घूरने लगी और बोली, नहीं बेटा, अभी और दिन रुकना है, कम से कम सप्ताह भर तो रुकना ही पड़ेगा तुम्हें यहाँ। चूँकि मुझे तो पहले से ही पता चल चुका था कि उस तांत्रिक बाबा के आने में 5 दिन थे, इसलिए जानबूझकर मजाक किया था। वो तीनों मिलकर ये चाह रहे थे कि मुझे कम से कम रमा और किशोर के बारे में कुछ ना पता चले। थोड़ी ही देर में संतोष उस कमरे में आया और कहा, अगले 7 दिन तक तुम कहीं भी इधर उधर नहीं जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं अवाक था। अब तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं कहीं नहीं निकलूँगा तो ये बात पता कैसे चलाऊँगा कि उस रात रमा और किशोर के साथ क्या क्या हुआ था। जिस तरह से ये लोग बंदी से मुझ पर लगा रहे थे, इससे तो मुझे यही प्रतीत हो रहा था कि उस रात बहुत बड़ा कांड हुआ था। संतोष ने मुझसे प्रॉमिस करवाया कि अगले मैं 7 दिन तक कहीं इधर उधर नहीं निकलूँगा।
थोड़ी देर बाद संतोष और नानी जी अपने काम पे लग गए, लेकिन मेरे दिमाग में उन तीनों की बातें अब तक भी घूम रही थी। मैं भी फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ते की टेबल पे ही मुझे ये पता चला कि संतोष मामा अगले 3 दिन के लिए इस गांव से बाहर कहीं शादी में जा रहा है। ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हुआ। वो आज ही दोपहर को निकलने वाले थे। मैं भी उनके निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोपहर 1 बजे उसने अपना सारा सामान, ज़रूरी सामान एक बैग में पैक कर चुका था। मैं भी उनके निकलने का इंतज़ार में था। करीब 2 बजे संतोष मामा घर से निकलकर शादी में जाने को रवाना हो चुका था। उनके जाने के 10 मिनट के बाद ही मैंने अपने नानी जी से कहा, मैं खेलने जा रहा हूँ नानी, अपने दोस्त के पास, शाम तक आऊँगा। ये बोलकर मैं निकल गया। उस गांव में सरपंच का बेटा राजू, जो कि मेरे दोस्त, मेरे ही उम्र का था, उनके साथ मैं भी क्रिकेट खेला करता था। लेकिन आज मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज सबसे पहले उनके पास जाकर उन्हें एकांत में किशोर के बारे में पूछा, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसे एक बार फिर से दिमाग में जोर डालने को कहा। करीब 11 साल पहले कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटी हो, थोड़ी याद करो। लेकिन राजू ने कुछ नहीं बताया। मुझे कुछ भी मालूम नहीं इस बारे में। राजू की यह बात सुनकर मैं निराश हो गया। हम दोनों की ये बातें वहाँ कोई और भी शख्स चोरी छुपे सुन रहा था। राजू ने मुझसे कहा, चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अब मेरा मन खेल में नहीं लग रहा था। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूँगा और चुपचाप फील्ड के बाहर जाकर बैठ गया। करीब 2 घंटे के बाद जब मैं वहाँ से घर जाने के लिए निकला था कि रास्ते में एक शख्स ने मुझे पीछे से आवाज़ दिया। मैं आवाज़ सुनकर रुक गया। पीछे की ओर मुड़ा। सामने जो शख्स खड़ा था वो करीब मुझसे 4 से 5 साल बड़ा होगा। उसने मुझसे कहा, राजू तुमसे कुछ भी नहीं बताएगा। उनके पिताजी इस गांव में 3 बार से सरपंच बन रहे हैं और आपके मामा जी इस गांव के पंच। और जिस किशोर के बारे में आप पता लगा रहे हैं वो मेरे चाचा हैं। आज से 11 साल पहले मेरे चाचा जी कहाँ चले गए ये आज तक पता नहीं चला। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अचानक से मैंने उनसे पूछा, रमा के साथ क्या हुआ? रमा का नाम सुनते ही वो बोल पड़ा, किशोर चाचा मुझे सारी बात बताते थे। वो रमा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसे पता था कि ये समाज रमा और किशोर को कभी मिलने नहीं देगा और रमा के घर वाले कभी भी किशोर को नहीं अपनाएंगे। उस रात जब किशोर चाचा घर से निकले थे तो उसने मुझसे कहा था, आज ही रात मैं मुंबई निकल रहा हूँ, मेरे साथ रमा भी घर से भागकर जा रही है। ये बात उसने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बताई थी। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे दादा और मेरे मम्मी पापा है। वो आज भी किशोर चाचा की राह तक रहे हैं। उनकी बातों में मुझे पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। उस रात किशोर के साथ आखिर कौन सा खेल खेला गया था? अगर रमा उस रात भाग गई थी तो फिर उस रात बंद दरवाजे वाले घर में किनको जलाया गया था? या फिर किशोर के साथ भी उस रात कुछ और ही घटना घटी थी? शाम हो चुकी थी। मुझे
लेट भी हो रहा था। मैंने उनसे कहा, आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तभी से मैं रमा की तस्वीर पे माला टंगा हुआ देख रहा हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किशोर कहाँ है ये पता करना अब बहुत ज़रूरी था। किशोर के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उसके बाद मैं तुरंत ही वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गया। क्या मैं रमा को इंसाफ दिला पाऊँगा? रमा और किशोर के साथ क्या हुआ था उस रात, ये क्या मैं पता लगाने में सफल हो पाऊँगा? और रमा मेरे पे ही क्यों हावी हुई, मेरे थ्रू ये चीज़ें क्यों करवाना चाहती है? ये सभी जानने के लिए आप मेरे इस कहानी का दूसरा पार्ट ज़रूर देखें और आप मुझे कमेंट में बताएं कि रमा के साथ क्या हुआ होगा। उसने आत्महत्या की थी या उसको जानबूझ करके मारा गया था? आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखें और इसका दूसरा भाग ज़रूर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक इस कहानी का दूसरा पार्ट नहीं सुन सकते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो।